खबरों की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बड़ी खबर से। आपको ये बता दें कि ये जो पूरा मामला है हेलीकॉप्टर घोटाले का, उसमें नवंबर में ही घोटाले की भनक लग गई थी। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक कि इस पूरे घोटाले की भनक नवंबर में ही लग चुकी थी, लेकिन और आयकर विभाग ने रक्षा मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसके मुताबिक आयकर विभाग के जांच निदेशक ने रक्षा मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में हेलीकॉप्टर सौदे में कुछ भारतीयों के दलालों के रूप में शामिल होने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इस पर रक्षा मंत्रालय ने आयकर विभाग से पूछा था कि अगर उसके पास कोई भरोसेमंद जानकारी है तो वो रक्षा मंत्रालय के साथ उसे साझा करे। अब बहुत सारे सवाल इसमें उठे हैं कि उस वक्त अगर सरकार सीबीआई से जांच कराने का ऐलान कर देती तो शायद मामला इतना बड़ा होता ही नहीं। इटली में फिल्म मैकेनिका के सीईओ की गिरफ्तारी तक इस मामले की जांच का इंतजार क्यों किया गया? हेलीकॉप्टर घोटाला, जिस पर डिफेंस मिनिस्ट्री को आज एक श्वेत पत्र तक जारी करना पड़ गया। 7 पेज का एक श्वेत पत्र निकाला गया, तमाम चीजें उसमें बताई गई, लेकिन उस श्वेत पत्र से जितनी और बातें सामने आती हैं उससे घोटाले की परतें और गहरी हो जाती हैं। इतने खेल हुए हैं इस हेलीकॉप्टर की खरीद में कि सरकार को अब चेहरा छुपाने की जगह ही नहीं मिल रही है। वो कह रही है कि इटली की सरकार ने उसे अपनी जांच की जानकारी नहीं दी। सवाल यह है कि जब भारत सरकार को पता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो फिर अपनी तरफ से इस जांच की पहल क्यों नहीं की गई? उधर इटली ने भारत में हुई दलाली पर जिस तरह से जाल बिछाया था, वो हमारी सीबीआई के लिए, हमारी जांच एजेंसीज के लिए एक सबक भी है और सरकार के लिए एक बड़ा सवाल भी कि आखिर अगर सही मंशा से जांच की जाए, पड़ताल की जाए, तो फिर कैसे नहीं सच सामने आएगा। देखिए इस पूरी दलाली की डील कैसे खुली, परत दर परत इस पर से पर्दा उठते हुए देखिए। जैसे हिंदुस्तान में पता नहीं चला, वैसे ही इटली में भी पता नहीं चलता कि अगस्टा वेस्टलैंड ने क्या गोल खिलाया है हेलीकॉप्टर के सौदे में। वो तो लॉरेंजो की लीला थी कि सब कुछ इतना साफ नजर आने लगा। लॉरेंजो फिल्म मैकेनिका का अधिकारी था और उसे भनक लग गई थी कि ऑर्सी और हश्के ने मिलकर खूब खेला खाया है। उसने ये बात पूरे फिल्म मैकेनिका में फैला दी और बात फैली तो इटली पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस ने जाल बिछाया और जब पुलिस ने जाल बिछाया तो जंजाल खुल गया। फिल्म मैकेनिका का सलाहकार हश्के दरअसल था दलाल। उसकी रंगीन मिजाजी के किस्से मशहूर थे। पैदाइश इटली में और काम भी इटली में, लेकिन इसी रंगीन मिजाजी की वजह से वो रहता स्विट्जरलैंड में था। यही उसके लिए फंदा बन गया है। हश्के ने एक नई गाड़ी खरीदी थी, ऑडी 6। वो खुद ही इस गाड़ी को ड्राइव करता था। इटली की पुलिस ने सबसे पहले इस गाड़ी में बग लगा दिया। गाड़ी सारी सहूलियतों से लैस थी। हश्के आराम से इसमें ब्लूटूथ के जरिए स्पीकर फोन पर बात करता, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सारे फोन कॉल्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। इन्हीं रिकॉर्ड से त्यागी, बख्शी, खेतान सब के खेल खुले। वो जहां भी जाता इटली पुलिस के लोग उसका पीछा करते, उसके घर के बाहर, उसके दफ्तर के बाहर, उसकी गाड़ी के पीछे। इसी जासूसी से पता चला कि हश्के ने त्यागी भाइयों को अपने प्रभाव में लेने के लिए लड़कियों का सहारा लिया था। इटली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़कियां इतनी बेतकल्लुफ थी कि एसपी त्यागी के रिश्तेदारों पर उनका जादू चलने लगा। इटली के जासूसों को हश्के का पूरा हुलिया अब समझ में आने लगा था, और ये भी कि हेलीकॉप्टर की डील में कहां, कितनी, कब और कैसे दलाली दी गई। यही कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर ओरसी की गिरफ्तारी हुई और ओरसी की जुबान खोलने के साथ ही दिल्ली में दलाली की पूरी राम कहानी सामने आई। लेकिन अब भी ढेर सारी चीजें छिपी हुई है। इटली पुलिस ने जांच में जो भी हासिल किया है वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के सामने अभी भी नहीं है, क्योंकि ये मुकदमे वहां की अदालत में चल रहे हैं। लेकिन इस बात का इंतजार सबको है कि क्या अपनी सीबीआई भी इटली की तरह इस कलंक के कलाकारों पर उतना ही सख्त और सधा हुआ फंदा फेंकेगी। आज तक ब्यूरो। हश्के पर बिछाए जाल में इटली पुलिस को ऐसी ऐसी जानकारियां हाथ लगी कि यकीन नहीं आता। सब कुछ हश्के की ही जबानी। सिर्फ उसे पता नहीं था कि वो अपने आप ही दलाली की परतें खोलता जा रहा है अपनी जबानी। और जब ये परतें खुली तो दलाली
और दलालों का एक पूरा का पूरा रूट मैप सामने आ गया। इटली से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर ट्यूनीशिया तक किसको कैसे हिस्सा मिला, देखिए आप। हिंदुस्तान की हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर की डील पर से जब पर्दा उठना शुरू हुआ तो दलाली का पूरा रूट मैप खुलकर सामने आ चुका था। इतना तो अब तक आपको याद हो गया होगा कि फिन मैकेनिका के साथ 12 हेलीकॉप्टरों की डील हुई। कुल मिलाकर 3,600 करोड़ रुपए का सौदा हुआ और 362 करोड़ रुपए की दलाली खाई गई। और डील के 2 साल बाद इटली में इस दलाली की पोल खुल गई। अब इस दलाली का रास्ता क्या था, इस दलाली की रकम का रास्ता क्या था और उन रास्तों और रकम के रहनुमा कौन थे? गौर से देखिए, क्योंकि यह रास्ता मिलान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। लेकिन इसके पहले दलाली की इस कहानी के अहम किरदारों से मिल लीजिए। जिसे पोर्सी, फिन मैकेनिका का चेयरमैन, माइकल क्रिश्चियन, लंदन का दलाल, हैशके गाइडोराल, फिन मैकेनिका का सलाहकार, कार्लो गेरोसा, हैशके का साथी दलाल, प्रवीण बख्शी, हैशके के कहने पर चंडीगढ़ में एरोमैट्रिक्स कंपनी बनाई, त्यागी भाई, तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी के रिश्तेदार। त्यागी बंधु और पूर्व एयर चीफ रिश्तेदार हैं और कहते हैं पूरा लेन देन त्यागी बंधुओं के जरिए ही हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया था जब लग रहा था कि ये डील रुक जाएगा। ऐसे में इन बिचौलियों ने अपनी गर्लफ्रेंड को आगे किया, जिन्होंने दोनों के बीच कड़ी का काम किया। कहते हैं इसके बाद ये डील बेहद ही तेज रफ्तार से एक बार फिर पटरी पर चल पड़ी। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि दलाली का रुपया कहां से चला, कैसे चला और कैसे बटा। पोर्सी ने तय किया कि भारतीय वायुसेना के साथ हेलीकॉप्टर की डील हथियाने के लिए 41 मिलियन यूरो की दलाली ठीक रहेगी, क्योंकि बिना इसके तो डील हासिल होने वाली नहीं थी। हम फिर साफ कर दें कि ये सारी रिपोर्ट इतालवी जांच एजेंसी की है। दलाली की पहली किस्त के तौर पर ओर्सी की ओर से $4 लाख हैशके और कार्लो गेरोसा को सौंपी गई, मतलब 2,89,00,000 रुपए। इसमें से $1 लाख यानी 72,39,000 रुपए त्यागी भाइयों को नकद में दिया गया। इस दलाली को भुगतान बताया गया, भुगतान त्यागी भाइयों की सलाह सेवाओं के लिए। भेद न खुले इसलिए भुगतान के लिए ट्यूनीशिया को रास्ता बनाया गया। आईडीएस ट्यूनीशिया और आईडीएस इंडिया के साथ इंजीनियरिंग सेवाओं के सलाहकार दिखाए गए त्यागी भाई। इसके बाद 2007 में आईडीएस इंडिया को 6,40,412 यूरो यानी 4,60,00,000 रुपए का भुगतान किया गया और सारी रकम एक मुश्त नहीं 5 किस्तों में दी गई। 2008 में आईडीएस इंडिया को 7 करोड़ रुपए दिए, कुल 16 किस्तों में। अब खेल देखिए, दलाली की रकम ट्यूनीशिया में बंटने लगी थी। 9.5 करोड़ रुपए आईडीएस ट्यूनीशिया को दिए गए 2008 में ही। इस तरह 2007 से 2011 के बीच आईडीएस ट्यूनीशिया और आईडीएस इंडिया को 158 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इतना ही नहीं, दलाली का प्रसाद बांटने के लिए हैशके ने चंडीगढ़ में प्रवीण बख्शी के जरिए एक कंपनी बनवाई, एरोमैट्रिक्स। जहां तक एरोमैट्रिक्स का सवाल है, उसके लिए भी मैंने लीगल एज अ लॉयर काम किया है। उस कंपनी का उन्होंने आईडीएस इंडिया से खरीदा चंडीगढ़ में, उसका पूरा लीगल काम मैंने किया, एग्रीमेंट्स मैंने बनाए, उस कंपनी का ड्यू डिलीजेंस मैंने किया। फिर उनके रिक्वेस्ट पे मैं उस कंपनी में डायरेक्टर बना, मेरे कोलीग मिस्टर रिहन जैन डायरेक्टर बने और हमारा काम था कि भी उस कंपनी को देखभाल करें हम और मेक श्योर करें कि सब कुछ ठीक चले। 3750 करोड़ रुपए के वीवीआईपी चॉपर घोटाले में भारतीय कनेक्शन सिर्फ एरोमैट्रिक्स कंपनी है। हालांकि कंपनी का दावा है कि उन्होंने किसी तरह की रिश्वत किसी को नहीं दी और यही वजह है कि इस कंपनी के आला अधिकारियों को अभी तक किसी भी इटालियन या भारतीय जांच एजेंसी ने संपर्क नहीं साधा है। सारा खेल इतनी होशियारी से हुआ कि हिंदुस्तान में तिकड़म की कानो कान खबर नहीं हुई और खबर तब लगी जब हैशके और ओर्सी में दलाली की रकम को लेकर झगड़ा हो गया। देखिए, इस काम में हमारा रोल कुछ भी नहीं है, हमारी कंपनी का भी रोल कुछ भी नहीं है। हम एक कंपनी है जो कि एक सर्विसेज कंपनी है। हम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अगुस्ता वेस्टलैंड को और हमारे और भी क्लाइंट्स हैं और ये सर्विसेज ऑन साइट और ऑफशोर दोनों जगह से होती है। हमारे कुछ इंजीनियर्स यहाँ पे हैं और कुछ इंजीनियर्स हमारे ऑन साइट हैं उनके ऑफिस में। ओर्सी ने हैशके से कहा कि 41 मिलियन यूरो की दलाली में अपनी रकम वो घटा ले, 10 मिलियन यूरो वो अपने पास रखना चाहता था। गौर कीजिए, भारत में दलाली 31 मिलियन यूरो बटी,
हैशके मुकर गया, तब ओरसी ने यह इंतजाम किया कि उसने दलाली का बजट बढ़ाकर 41 मिलियन यूरो से 51 मिलियन यूरो कर दिया। इसके बाद उसने इसमें से 10 मिलियन यूरो अपने पास रख लिया। इस बंटवारे की खबर फिनमेकैनिका में विदेश व्यापार का काम करने वाले लोरेंजो नाम के कर्मचारी को लग गई। इटली पुलिस की पूछताछ में उसने ये शक जाहिर कर दिया और फिर पुलिस ओरसी के पीछे लग गई। इटली की जांच रिपोर्ट में ओपी खेतान एंड कंपनी के मालिक गौतम खेतान का नाम सामने आया है, लेकिन गौतम खेतान का कहना है कि उनका हेलीकॉप्टर डील से कोई लेना देना नहीं है। जिस कंपनी का नाम आया है उसमें वो डायरेक्टर रहे हैं, यानी एरोमेट्रिक्स में वो डायरेक्टर रहे, साथ में इटली के जो लोगों का नाम आया है वो भी उस कंपनी में साथ हैं। लेकिन अब उनका कहना है कि वो महज एक लॉयर थे और वो कानूनी सलाह दे रहे थे इस कंपनी को, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन क्या जांच एजेंसियां गौतम खेतान की बात को मानेंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ये थी दलालों और दलाली की वो कहानी जिसने देश को एक साथ दंग और दुखी दोनों कर दिया है। अब ये दिल्ली को तय करना है कि वो कलंक की इस कबड्डी में दर्शक की भूमिका निभाएगी या रेफरी की। दिल्ली से आशीष महर्षि और शमशेर सिंह के साथ आज ब्यूरो। सरकार ने हेलीकॉप्टर घोटाले पर श्वेत पत्र जारी करके सफाई भी दी। बताने की कोशिश ये कि उसने अपने स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन घोटाले का धुआं उठते ही उसने इटली से जानकारी मांगनी शुरू कर दी थी। सवाल तो अब ये उठता है कि सीबीआई जांच का ऐलान करने में इतनी देरी क्यों हुई, और जब 1 साल से इसके बारे में मालूम था तब इसकी जांच क्यों नहीं शुरू की गई। लेकिन फिलहाल सरकार ने फिनमेकैनिका को चेतावनी दी है कि अगर दलाली की बात पकड़ में आ गई तो फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हेलीकॉप्टर घोटाले पर सरकार घिरी तो आनन फानन में रक्षा मंत्रालय श्वेत पत्र लेकर सामने आ गया। श्वेत पत्र में तफसील से बताया गया है कि 19 नवंबर 2003 को तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान सचिव और राष्ट्रीय सूचना सलाहकार ब्रजेश मिश्र ने एक बैठक बुलाकर 6000 मीटर की ऊंचाई के मानक को बदलने का सुझाव दिया था। 22 दिसंबर 2003 को ब्रजेश मिश्रा ने पीएमओ और एसपीजी को विचार विमर्श में शामिल न करने पर भी नाराजगी जताई थी। मार्च 2005 से 2006 के बीच वायुसेना, एनएसएस, पीएमओ, एसपीजी और रक्षा मंत्रालय के बीच लंबा विचार विमर्श हुआ और फिर कड़े मानक को बदल दिया गया। कहने का मतलब ये कि सारी कवायद एनडीए शासन में शुरू हुई थी, यूपीए ने सिर्फ उस पर अमल किया, ऐसा कांग्रेस कहती है। ये खरीद की प्रक्रिया एनडीए के जमाने में शुरू हुई और यूपीए के जमाने में जाके खत्म हुई, तो लगभग 10-12 साल ये सारी प्रक्रिया चलती रही। अब इसमें कुछ खुलासे हुए हैं, कुछ तथ्य सार्वजनिक हुए हैं। सरकार ने अपनी तरफ से इसमें सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया है। श्वेत पत्र में रक्षा मंत्रालय ने यह दिखाने की कोशिश भी की है कि पहली बार जब घोटाले की खबर आई थी तभी से वो इसकी सच्चाई जानने को लेकर संजीदा थे। श्वेत पत्र में दावा किया गया है कि फरवरी 2012 में पहली बार घोटाले की खबर आते ही सरकार ने रोम में अपने दूतावास से जानकारी मांगी थी। इसके बाद से रक्षा मंत्रालय लगातार विदेश मंत्रालय के जरिए मुद्दा उठाता रहा। कि मुद्दा वहां की न्यायपालिका में था, इसलिए पूरी जानकारी सामने नहीं आ रही थी। कुछ ऐसा ही इशारा बुधवार को रक्षा मंत्री ए एंटनी ने भी किया था। Immediately after the report, we saw some of the Indian media about the reporter arrest or investigation going on in Italy. Immediately, we wrote to our Indian ambassador in Italy. लेकिन इसी श्वेत पत्र में शामिल कुछ बातों से सरकार की संजीदगी पर सवाल भी उठते हैं। नवंबर 2012 में रक्षा मंत्रालय को आयकर जांच के निदेशक की चिट्ठी मिली थी, जिसमें हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित दलाली को लेकर जानकारी मांगी थी। इस पर रक्षा मंत्रालय ने आयकर विभाग से पूछा कि अगर उसके बाद कोई पुख्ता जानकारी है तो वो दे। सवाल उठता है कि तब भी सरकार क्यों नहीं जागी? इटली पर ही सरकार ने पूरी तरह क्यों भरोसा किया? क्या सरकार के तंत्र इतने पंगु हैं? रक्षा मंत्री क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक निष्पक्ष जांच फौरन हो और सभी जांचों के जैसे लंबी समय तक ये ना खींचे। जाहिर है रक्षा मंत्रालय ने खुद को पाक साफ बताने के लिए जो श्वेत पत्र जारी किया है वो काफी नहीं लगता। शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।
ऑगस्टा वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर खरीद में रिश्वत और घोटाले का खुलासा होने के बाद से ही लगातार बवाल मची रहा है। माना यह जा रहा है कि इस सौदे की शुरुआत एनडीए शासन के दौरान हो गई थी। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने बात की तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह के साथ। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जी। जसवंत जी, एक सवाल ये उठा है, जो घोटाला सामने आया उस पे जो पूर्व एयर चीफ हैं एसपी त्यागी, उनका नाम तो इन्वॉल्वमेंट तो सामने आई है, लेकिन ये भी कहा गया कि एनडीए सरकार के दौरान इसके जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उसमें चेंज किया गया, 18,000 फीट से 15,000 फीट करने की बात की गई। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, एक तो ये जो शब्द आप इतने आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं, घोटाला, इसको घोट के पीछे इसमें पीस के घोटाला अभी ये इटली में ज्यादा हुआ है, भारत में कम हुआ है। दूसरा, एक भूतपूर्व एयर चीफ को इतनी आसानी से आप घोटाले के शब्द के साथ मत घसीटिए। जहां तक हेलीकॉप्टर के खरीद की बात है, सन 2000 में ये प्रश्न उठा था। एयरफोर्स ने कहा था कि मी-8 जो हेलीकॉप्टर हैं वो अपने आप में अभी ज्यादा उपयोगी समय उनका नहीं रहा है, करीब 6-8 साल हैं, और वीआईपी मूवमेंट के लिए वो ठीक नहीं होंगे। सरकार की तरफ से कहा गया कि अच्छा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दीजिए, कि ये टर्म है जिसके तहत जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो इसको भेजते हैं। 18,000 तक की ऊंचाई तक जाना चाहिए। उस पर एक ही कंपनी थी जो आ सकी, अब नाम तो मुझे याद रहा नहीं। फिर जब एक ही कंपनी का मसला वापस आया तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने सही बात तौर पर कहा, अगर एक ही कंपनी का होगा तो जिसे कहते हैं सिंगल वेंडर सिचुएशन आ जाएगी, इसको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को बदला जाए। और क्योंकि एक कंपनी सिर्फ 18,000 की एक ही आई थी तो इसलिए 18 से 15 किया जाए। 18 की मांग क्यों थी? कि हेलीकॉप्टर सियाचिन तक जा सके। एयरफोर्स ने उस पर कहा था कि अगर रक्षा मंत्री, जो भी रक्षा मंत्री हो, उनको सियाचिन की जाने की आवश्यकता होगी तो वहां पहुंचने के बाद किसी अन्य हेलीकॉप्टर से विजिट किया जा सकता। फिर से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बाद सुझाव मांगे गए। उसमें जो असेसमेंट हुआ उसमें ये ऑगस्टा वेस्टलैंड आगे आया। 5-7 बार मीटिंग हुई है, जो लोग बीच में शामिल थे उनकी एयर चीफ, जो पूर्व एयर चीफ है त्यागी साहब से, उन्होंने समझाया है कुछ। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार कोई शादी में आए मिले, केवल मिलने से ही गुनाहगार हो जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल। 10-12 महीने पहले ये प्रश्न उठा है। आवश्यक था कि जब ये सवाल उठ गया तो तुरंत इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी थी। पहले तो जो पैसा दिया जा रहा था उस पर तुरंत रोक लगनी थी। जरूरी नहीं था कि अभी जैसा कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसमें हमको समाधान निकालना चाहिए जिसमें रिश्वत के बाद जो रिश्वत ली है, जो गलत कार्रवाई हुई है, उसकी सजा हो, तुरंत हो।